हेलो एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस में अब हम लोग कॉस्ट करेंगे थर्ड सेमिस्टर। कॉस्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट मोरलेस कंप्लीट किए। अब एक और चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट जो करेंगे इसमें सोचे थे रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। रिकॉन्सिलेशन के साथ साथ कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल नॉन इंटीग्रेटेड ये पार्ट भी है। तो उस पहले नॉन इंटीग्रेटेड पार्ट को करते हैं, फिर रिकॉन्सिलेशन भी करेंगे। और मैंने जो रिवीजन सीट दी उसमें रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन भूल से मैंने नहीं दिए थे, वो हम दे देंगे। हम आप लोग को दे देंगे, आप अपडेट कर लेना उसको। उसको भी आप लोग ये कर लोगे। खैर अभी हम लोग कॉस्ट बुक कीपिंग से करते हैं, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोल के उसमें है। तो आज का क्लास शुरू किया जाए। कॉस्ट लेजर कंट्रोल में इसमें आप जर्नल सीखोगे। फर्स्ट टाइम कॉस्ट बुक में आप लोग जर्नल सीखोगे। कॉस्ट में नॉर्मली क्या होता था, डिफरेंट वैल्यूएशन करते थे, ठीक है ना। बट अब क्या करोगे, जर्नल करना सीखोगे। और कॉस्ट बुक कीपिंग में जर्नल, कॉस्ट बुक में, फिनेंशियल बुक्स में नहीं। इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग, ठीक है, कॉस्ट बुक कीपिंग। यस, तो स्टार्ट करते। आप लोगों को कैसा लग रहा है, फीडबैक फीडबैक ऑलवेज देते जाओ। और उसके हिसाब से आप जो भी है आप रिकमेंड कुछ भी आप गाइड कर सकते हो कि किस तरह होने से ठीक रहेगा आप लोगों को और अच्छा बेनिफिट मिले। हम लोग कोशिश करेंगे आपको और अच्छा से प्रोवाइड करने का कंटेंट, ठीक है। यस, तो शुरू किया जाए। तो इसको बोलते हैं नॉट इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग। नॉन इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग, इसमें कॉस्ट बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। यस, तो इसमें क्या सीखना है। एक्चुअली जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल लेजर एक्सेट्रा करते हैं ना। तो इसी तरह कॉस्ट बुक्स में भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर सेपरेटली कॉस्ट बुक में उसके लिए रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड जितना, प्रोडक्शन रिलेटेड अप टू सेल्स, ये सारा एक्सपेंसेस रिलेटेड जब रिकॉर्ड करेंगे सेपरेट बुक कॉस्ट बुक के बुक में, तो उसको बोलोगे कॉस्ट बुक कीपिंग, ठीक है। तो कॉस्ट बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करोगे तो इसमें ध्यान देना होगा कैसे रिकॉर्ड करोगे। अब सेकंड सेम में अगर कॉस्ट शीट किए वो कॉस्ट शीट याद करोगे तो इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं और कुछ एंट्रीज हम लिख के देंगे। तो आइडिया क्या, एक फर्स्ट एक स्टेज होता है, प्रोडक्शन स्टेज होता है ना। तो सबसे पहले बोलो फर्स्ट स्टेज आपके, ये स्टोर्स है, ये आपका स्टोर्स है। दिस इज योर स्टोर्स। स्टोर्स में क्या आता है, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आप रखते हो, ठीक है। तो कभी भी मटेरियल्स बाई करोगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। अगर आप परचेज करोगे तो इसमें क्या इनफ्लो होगा। फिर स्टोर से मटेरियल्स जाएगा कहां, नेक्स्ट सेकंड स्टेज आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोसेस मतलब फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन हो रहा है। ये सेकंड स्टेज, ये हो गया आपका प्रोसेस। इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जहां काम चल रहा है, जहां प्रोडक्शन किया जा रहा है, मतलब फैक्ट्री, ये आपका फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन कर रहे हो। तो सेकंड स्टेज में ये जो मटेरियल्स है इसको भेजोगे कहाँ, ये सेकंड स्टेज में भेजोगे। यहाँ मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, बहुत सारे मशीन काम कर रहे हैं। तो ये मटेरियल्स को कहाँ भेजोगे, ये प्रोडक्शन स्टोर्स में भेजोगे, ये प्रोसेस होगा उसमें, ठीक है। यस, तो इनफ्लो हो गया और प्रोसेस में भेज दिए तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। तो स्टोर्स में आना जाना लेकर रहते हैं मटेरियल्स और वहां से प्रोडक्शन में भेज देते हैं। अब प्रोसेस हो रहा है तो इस प्रोसेस में सेकंड स्टेज यहाँ काम किया जा रहा है। उस मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो इसमें प्रोडक्शन करने के लिए और कुछ इनपुट लग रहा है। एक तो मटेरियल्स लगा, ये रॉ मटेरियल्स इशू किए, कहाँ इशू किए, टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भेजे। स्टोर्स के लिए आउटफ्लो हो गया और ये प्रोसेस के लिए इनफ्लो हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा ना। अगेन इसमें कुछ और इनपुट लग रहा है। और क्या क्या इनपुट लग रहा है, इसमें लेबर लोगों ने काम कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ लग रहा है।
प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्लस फैक्ट्री का अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ये खर्चा भी इसमें लग रहा है। ये सब खर्चा खर्चा का एंट्री करोगे और उसको WIP में चार्ज कर दोगे। ये सब खर्चा का एंट्री हो रहा है, लेकिन ये खर्चा कहाँ इनपुट हो रहा है, किसमें, WIP में। तो WIP में प्रोसेस में 3 खर्चा लग रहा है, एक रॉ मेटेरियल्स आया, दूसरा लेबर लोगों ने काम किए, थर्ड बाकी सारा फैक्ट्री ओवर। अब कंप्लीट हो गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो गया, इसके बाद आ रहा है थर्ड स्टेज। कौन सा स्टेज, थर्ड, फिनिश्ड स्टॉक। मतलब यहां से चला जाएगा फिनिश्ड गोडाउन, फिनिश स्टॉक, ठीक है ना। तो फिनिश कोर्स हो गया, तो प्रोडक्शन हो गया, तो फिर थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा। मतलब ये आउटपुट, यहाँ का आउटपुट जो भी प्रोडक्ट बन गया वो चलाएगा कहाँ, फिनिश गोडाउन में। तो गोडाउन के लिए इनफ्लो हो जाएगा, गोडाउन का स्टॉक बढ़ जाएगा, फिनिश गुड्स, ठीक है ना। नाउ यहाँ कुछ और इनपुट हो रहा है। बोलोगे प्रोडक्शन होने के बाद इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जोड़ते थे, कॉस्ट शीट याद करो। यहाँ से मटेरियल्स इशू किया, मतलब कंज्यूम हो गया। मटेरियल्स कंज्यूम होने के बाद यहाँ लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते तो प्राइम कॉस्ट होता था। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लेते थे। फिर WIP में कुछ ओपनिंग क्लोजिंग रह गया, एडजस्ट करके फिनिश गुड्स आउटपुट, मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क्स कॉस्ट आता था, वो ट्रांसफर कर दे, फिनिश्ड हो गया। अब फिर उसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ते थे, तो यहाँ और एक्सपेंसेस जोड़ रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मतलब ओवरहेड। ये इनपुट एक्स्ट्रा हो रहा है, ये दोनों इनपुट हो गया। कंप्लीट, फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब इसमें से कुछ सामान पहले से ओपनिंग था, फिनिश गुड्स इस साल और प्रोडक्शन हुआ, इनपुट हो गया। आउटपुट, यहाँ का आउटपुट इसमें आ गया, आपका स्टॉक बढ़ गया ना, फिनिश गुड्स। फिर इसमें से सेल हो जाएगा, तो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट। ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, जो क्या सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपका फोर्थ स्टेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। अब सेल कर दोगे कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद यहाँ फिर कुछ इनपुट आया। एक तो यहां से जितना बेचे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, है ना, जितना बेचे उसका कॉस्ट आया, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें और खर्चा क्या हो रहा है, बेचने का खर्चा ऐड हो रहा है, ये ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। और अब सेल करोगे तो ऑब्वियसली सेल्स हो गया, तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट सेल हो जाएगा, तो ए साइकिल कंप्लीट, ठीक है ना। हम लोग कॉस्ट शीट में सेल्स तक ही तो फाइंड करते थे ना, प्रॉफिट ऐड करके, बस हो गया आपका। तो एक एक स्टेज वाइज एंट्री करना है। अब ध्यान रखो, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, एक एक स्टेज, चाहे स्टोर्स या WIP या फिनिश गुड्स, ठीक है ना, इस सब में इंक्रीज हो रहे हैं, इस सब में इंक्रीज हो रहे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। और डिक्रीज हो रहे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। चाहे स्टोर्स हो, चाहे प्रोसेस हो, WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, इंक्रीज हो रहे तो डेबिट करोगे, डिक्रीज हो रहे तो क्रेडिट करोगे। तो सिंपली बोलो, परचेज किए, इनफ्लो हुआ, स्टोर्स बढ़ गया ना, तो स्टोर लेजर को डेबिट करोगे। और खर्चा पे किए, कैश पे किए ना, कैश तो फिनेंस में रिकॉर्ड होता है, यहाँ उसको बोलते हैं कॉस्ट लेजर। जितना भी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट जो होता है ना, वो इसमें नहीं होता है, इसमें एक्सपेंसेस होता है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट इनकार्ड हो रहा है वो होता है। और आपका कॉस्ट और एक होता है सब, जितना भी खर्चा है, और पर्सनल और आपका नॉमिनल, वो सब नहीं होता है, कैश, बैंक, एसेट्स, वो सब नहीं होता है, ठीक है ना। उस सबको आप बोलोगे जर्नल लेजर या कॉस्ट लेजर। तो एक एक अकाउंट हम लोग कैसे करेंगे, अब आ जाते हैं। स्टेज याद रखोगे, तो कौन सा स्टेज का खर्चा, उसी खर्चा को देखोगे, उसको चार्ज कर, अप्लाई करते जाओगे, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं एंट्रीज में, कुछ एंट्री लिख के देते और इसमें से कुछ सॉल्व करेंगे, और इससे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएगा, इससे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएगा आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ रिकॉन्सिलेशन, प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन, जब कॉस्ट बुक कीपिंग कर लोगे, इसके बाद कॉस्ट प्रॉफिट आएगा। फिर फाइनेंशियल अकाउंट किए थे, अकाउंट्स में फिनेंशियल प्रॉफिट आया था, वो डिफरेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको लेके रिकॉन्सिलेशन करते, जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन, वो भी इसके साथ ही है, तो उसको भी देंगे। लेकिन हमको लगा था हम इसमें रिविजन सीट में आप लोग को दिए, हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, तो आप लिखते एंट्रीज इन कॉस्ट बुक्स, जर्नल एंट्रीज। आपसे जर्नल और लेजर कुछ भी पूछ सकता है। और नॉन इंटीग्रेटेड मतलब सिर्फ कॉस्ट बुक का, फिनेंशियल और कॉस्ट मिला के कंबाइंड, इंटीग्रेटेड नहीं है। इन द कॉस्ट बुक ऑफ बिजनेस, जर्नल एंट्रीज,
हम इस ऐसे तो बहुत सारे एंट्री होता है, लेकिन हम इसमें 24 एंट्रीज आपको देंगे, 24 एंट्रीज। ऐसे और भी एंट्रीज होता है, पर जनरली जो कॉमन एंट्रीज होता है वो हम देंगे, ठीक है। यस, तो बोलो फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज क्या, मटेरियल स्टोर्स। तो स्टोर्स में परचेज करोगे तो स्टोर्स में आएगा ना, तो फर्स्ट एंट्री करते फॉर परचेज ऑफ मटेरियल्स, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो एंट्री क्या होगा, बोलो परचेज किए तो इनफ्लो स्टोर्स बढ़ गया, तो लिखोगे स्टोर लेजर कंट्रोल, इनकेस डेबिट करोगे बोले थे ना, तो लिखोगे स्टोर्स लेजर, स्टोर्स बढ़ रहा है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। एक्चुअली पीरियड एंड में किया जाता है, टोटल पीरियड का एडजस्टेड अमाउंट लिखते हैं, इसलिए कंट्रोल में, और कॉस्ट कंट्रोल के लिए तो ये सब देखा जाता है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, मतलब परचेज किए तो नॉर्मली फिनांस में क्या एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर्स, है ना। कैश क्रेडिटर्स बोल के यहाँ नहीं होता है, कॉस्ट लेजर, वो सबको क्या बोलोगे, जनरल लेजर या कॉस्ट लेजर, तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कहीं पे भी कैश, पर्सनल और रियल देख लिए, वो कॉस्ट लेजर लिखोगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जो भी परचेज कॉस्ट था वो लिख लेना, समझ में आया। तो खरीदे मटेरियल्स, सेकंड। अब क्या हो सकता है, नाउ अब आउटफ्लो देखेंगे, इनफ्लो आउटफ्लो देखना होगा। मटेरियल्स में परचेज बोले थे, प्रोडक्शन में भेजे, ये नहीं, बहुत सारे हो सकता है। परचेज किए थे फिर रिटर्न कर दिए, तो डिफेक्टिव मटेरियल्स है, रिटर्न कर दिए, तो उल्टा कर दोगे, तो स्टोर्स फिर कम हो जा रहा है ना। तो लेकिन ये प्रोसेस में नहीं है, बट चला तो गया ना, तो फिर परचेज का उल्टा कर दोगे, परचेज रिटर्न, फॉर परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो बोलो रिटर्न किए तो स्टोर्स फिर कम हो जाएगा, स्टोर्स को क्रेडिट कर दोगे, बोलो ना सभी अकाउंट, चाहे प्रोसेस हो, डब्ल्यूआईपी हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज मतलब इनफ्लो डेबिट, या इंक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज डेबिट, कॉस्ट डिक्रीज क्रेडिट, या आउटफ्लो क्रेडिट, ये ऑलवेज करोगे, डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट, सब में यही करोगे। तो रिटर्न कर दिए तो स्टोर डिक्रीज, स्टोर लेजर क्रेडिट, और कॉस्ट लेजर को डेबिट, पर्सन को रिटर्न किए ना, तो कॉस्ट लेजर डेबिट, तो इसको उल्टा कर दोगे, परचेज रिटर्न तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, राइट। तो ये हो गया सेकेंड एंट्री। अब आ जाते मटेरियल्स रिलेटेड, और भी बहुत सारे एंट्री देता है ना। मटेरियल्स मैंने प्रोडक्शन करने के लिए फिर भेजे, भेजे कहाँ, प्रोसेस में भेजे, तो बोलो स्टोर्स कम हो गया, प्रोसेस बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। तो लिखो मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, थर्ड, फॉर रॉ मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल्स भेजे, मतलब इन प्रोसेस, कहां भेजे, प्रोसेस में, प्रोसेस किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो आप बताओ क्या हो रहे हैं, ये स्टोर्स डिक्रीज हो गया, यहां से भेजे, स्टोर डिक्रीज हो गया, है ना, और स्टोर डिक्रीज हो गया, साथ में प्रोसेस का कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोसेस का इनपुट बढ़ गया ना। तो WIP कंट्रोल, प्रोसेस को बोलोगे वर्क इन प्रोग्रेस, जहां काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है, समझ में आया। तो एक एक स्टेज के हिसाब से एंट्री, प्रोडक्शन स्टेजेस, एक्टिविटी स्टेजेस उसको बोलते हैं। तो एंट्री करोगे WIP कंट्रोल डेबिट, क्या एंट्री करोगे, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर से गया ना, स्टोर डिक्रीज हो गया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जितना का भी प्रोडक्शन में भेजे वो लिख लेना, WIP कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब फिर उल्टा कर रहे हैं, इसका उल्ट रिवर्स, ये सब एंट्री जर्नल में ना सेपरेटली पूछ सकते हैं। यार आपको लेजर लेजर पूछेगा तो एंट्री कम देंगे, उतना ज्यादा नहीं, ठीक है, बट जर्नल है तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अब फिर क्या हो रहा है, ये जो मैंने प्रोडक्शन में भेजे थे, मशीन वन में के लिए, प्रोडक्शन के लिए भेजे थे कुछ मटेरियल्स, अब मशीन वन में देखे यहाँ सरप्लस हो गया मटेरियल्स, और फिर रिटर्न कर दिए कहाँ, स्टोर्स में,
तो मतलब प्रोसेस से फिर स्टोर्स में आ गया, तो फिर स्टोर्स को डेबिट करोगे और प्रोसेस को क्रेडिट करोगे, यही तो करोगे ना। बस स्टेज आपको देखो, इसके हिसाब से एंट्री करो, एकदम आसान है। तो एंट्री बोलो, मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस टू स्टोर, है ना। तो एंट्री क्या हो रहा है, फॉर मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम प्रोसेस या रिटर्न टू स्टोर्स, रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर्स में रिटर्न आया कहां से, फ्रॉम प्रोसेस, जहां प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वहां से कहा गया, स्टोर्स में रिटर्न आया। तो बोलो, ये जो इशू का किए थे एंट्री, उसी को उल्टा करोगे, स्टोर सब बढ़ जाएगा और प्रोसेस कॉस्ट कम हो जाएगा। तो एंट्री करोगे स्टोर लेजर कंट्रोल टू WIP कंट्रोल, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। कितना का प्रोसेस से रिटर्न आया वो देख लो, हो गए फिफ्थ। नेक्स्ट एंट्री, सर और क्या हो सकता है, मटेरियल्स रिलेटेड। मैंने मटेरियल्स जो गोडाउन था, स्टोर कीपिंग गोडाउन स्टोर्स था, उसमें से कुछ मटेरियल्स एबनॉर्मली लॉस हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। तो एंट्री तो करना होगा, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल्स कुछ एबनॉर्मली, चाहे डिस्ट्रॉयड हो जाए चाहे चोरी हो जाए, तो लॉस हो गया, तो कॉस्टिंग PL कर लो। अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं वो PL में इंपैक्ट करेगा। तो एंट्री करोगे कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट। अब स्टोर्स तो डिक्रीज हो रहा है ना, बोलो डिस्ट्रॉयड हो गया स्टोर से, तो स्टोर्स कम हो गया, तो टू स्टोर ले जा, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जितना का एब्नॉर्मल लॉस लिख लेना। नेक्स्ट, अगर नॉर्मल लॉस है तो पर नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ नॉर्मली लॉस हो गया, मतलब उसमें सड़ गया मटेरियल, सब फ्रूट फ्रूट जूस बनाते हैं, फ्रूट खरीदते थे, फ्रूट आपका जो स्टोर्स में था, तो उसमें से कुछ फ्रूट्स खराब हो गया, तो फिर नॉर्मल लॉस होता ही रहता है ना। तो नॉर्मल लॉस के लिए ये कॉस्टिंग PL में नहीं चार्ज करोगे, अपना कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट लेजर में एडजस्ट करेंगे। तो लॉस बोलो कहाँ, ये स्टोर्स में लॉस हो रहे हैं ना, तो स्टोर्स को तो डिक्रीज करोगे और कॉस्ट लेजर को डेबिट करोगे, जो जनरल लेजर है ना उसको डेबिट कर दोगे, और वो अपना कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट लेजर में एडजस्ट कर लोगे। इसको PL में नहीं चार्ज करोगे, लॉस नहीं माना जाता इसको, ठीक है। नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर कर लेते। तो एंट्री करोगे कॉस्ट लेजर, फिनेंशियल अकाउंट्स में तो नहीं होता है नॉर्मल लॉस के लिए, बट एक कॉस्ट है तो स्टॉक स्टॉक तो कम हो रहा है ना, तो एंट्री करोगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर डिक्रीज क्रेडिट कर दो। अब मोरलेस मटेरियल्स रिलेटेड हो गया। अब एक एक्स्ट्रा एंट्रीज जो है तो मटेरियल्स, अच्छा ने दो एंट्री मटेरियल्स रिलेटेड, फॉर मटेरियल्स यूज्ड इनडायरेक्टली। सर इसका मतलब क्या, मतलब मटेरियल्स तो प्रोडक्शन करते हैं ना, लेकिन इसको इनडायरेक्ट यूज किए, हो सकता है कुछ मटेरियल्स हम फैक्ट्री लेबर को दिए, उनका जरूरत था, तो फैक्ट्री ओवरहेड बना जाएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ अगर इनडायरेक्ट यूज हो रहा है तो उसको ओवरहेड बोलोगे, तो ओवरहेड में चार्ज कर दोगे। तो लेकिन मटेरियल्स तो डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो एंट्री करोगे रिलेटेड ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, चाहे फैक्ट्री का है फैक्ट्री ओवरहेड करोगे, ऑफिस तो ऑफिस ओवरहेड करोगे, सेलिंग तो सेलिंग ओवरहेड, जिसके जहां उसको यूज कर रहे हैं इस मटेरियल्स को, प्रोडक्शन छोड़ के, है ना। रिलेटेड ओवरहेड, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट करोगे, इसलिए रिलेटेड। ऑफिस है तो ऑफिस ओवरहेड डेबिट करोगे, सेलिंग तो सेलिंग ओवरहेड टू, मटेरियल्स तो टू स्टोर लेजर, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एकदम स्टेज याद रखना, उसके हिसाब से करते जाना।
मेटेरियल्स तो स्टोर्स का ही है, स्टोर लेजर, उसी को एडजस्ट किया जा रहा है। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट करते जा रहे हैं। रिलेटेड कुछ, चाहे कॉस्ट लेजर में हो, चाहे कॉस्टिंग पीएल में हो, चाहे प्रोसेस में ट्रांसफर प्रोसेस हो, ये सब में एंट्री करते जाओगे। यस, नाउ फाइनल एंट्री मेटेरियल्स रिलेटेड। अब ऐसा एक सिचुएशन आया, मेरे पास एक स्पेशल ऑर्डर आया। नॉर्मली मान लो बनाते हम गारमेंट्स बनाते, पैंट शर्ट, तो क्लोथ्स मैंने खरीदे थे, तो मेरा मटेरियल्स जो स्टोर्स है इसमें क्या आ रहा था, क्लोथ्स आ रहा था। उस क्लोथ से जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए और किड्स के लिए प्रोडक्शन हो रहा था। 3 अलग अलग मशीन में अलग अलग वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब क्या हुआ ना, मेरे पास एक स्पेशल ऑर्डर आया। नॉर्मली क्लोथ खरीदते उससे तो प्रोडक्शन करते, स्टोर्स में रखते, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल ऑर्डर आया मतलब ये डिफेंस है कि डिफेंस का जो बुलेट प्रूफ जैकेट वो बना दीजिए। तो क्या ये मेरा नॉर्मल मटेरियल से होगा क्या? नहीं, उसके लिए स्पेशल हम मटेरियल्स खरीदना होगा। क्या मेरे पास अगर 100 बनाने का ऑर्डर आया, हम 1000 का मटेरियल्स खरीद लेंगे, आगे ऑर्डर नहीं आएगा तो? नॉर्मल बिजनेस का मटेरियल्स हम रेगुलर खरीदते, वो स्टोर्स में रखते। तो अगर स्पेशल जॉब के लिए कुछ मटेरियल्स बाई किए, और डायरेक्ट प्रोडक्शन में ही लेके आओगे ना, स्टोर्स में थोड़ी लेके आओगे, और जितना रिक्वायर्ड उतना ही तो बाई करोगे, तो डायरेक्ट प्रोसेस में आएगा, वो स्टोर्स पे इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन है तो मटेरियल्स। समझ में आया ना? तो अगर स्पेशल जॉब के लिए स्पेशल मटेरियल्स बाई किए फॉर स्पेशल प्रोडक्शन, स्पेशल जॉब, वो प्रोडक्ट स्टोर्स में नहीं लेके आओगे, वो डायरेक्ट कहां लेके आओगे? जितना जरूरत है उतना बाई करोगे और डायरेक्ट प्रोसेस में लेके आओगे। तो एंट्री क्या करोगे? फॉर परचेज ऑफ स्पेशल मटेरियल्स फॉर जॉब, स्पेशल जॉब, है ना, और परचेज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक जॉब। नॉर्मल अपना जो प्रोडक्शन, उसमें तो नॉर्मल मटेरियल्स खरीदोगे, स्टोर्स में आएगा, ठीक है ना। फॉर स्पेसिफिक जॉब, स्पेशल जॉब, तो इसको जहां जॉब है तो प्रोसेस, प्रोसेस हो रहा है ना, प्रोसेस में लेके आ जाओ। तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, डेबिट टू, खर्चा किए ना, टू कॉस्ट लेजर, एनी एक्सपेंसेस, टू कैश नहीं लिख के कॉस्ट लेजर करोगे, टू क्रेडिटर्स नहीं लिख के कॉस्ट लेजर, सेल किए डेटर्स डेबिट, डेटर्स नहीं लिख के कॉस्ट लेजर डेबिट, ठीक है ना। तो कॉस्ट लेजर को डेबिट या क्रेडिट करोगे, उसमें देखोगे पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कॉस्ट लेजर डेबिट, पैसा जा रहा है तो कॉस्ट लेजर क्रेडिट, ये करते जाओ। तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, डेबिट टू, पैसा जा रहा है ना, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, खर्चा लगा और डायरेक्ट उसको प्रोसेस में लेके आ गए, ये एंट्री कर लोगे। ओके, तो हम मटेरियल्स रिलेटेड, स्टोर रिलेटेड, स्टोर का काम खत्म, क्या हो गया? ये स्टोर का काम मेरा खत्म हो गया, बस इसको रहने दो, हम जहां खत्म हो जाएगा हम इस तरह कर ले। अब प्रोसेस में आ जाते हैं, प्रोसेस में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। इसमें आप देखते हैं इसमें और कौन कौन सा खर्चा है, इसमें और कौन कौन सा खर्चा लग रहा है, या इधर लो, इसमें और क्या लग रहा है, लेबर कॉस्ट लग रहा है, डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है ना, तो ये सब का खर्चा एंट्री अब बुक करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9 पर, अब डायरेक्ट वेजेस लग रहा है ना, लेबर, लेबर को, तो लेबर में डायरेक्ट लेबर है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट भी है, हेल्पर है, सिक्योरिटी है, उनको भी तो दे रहे हैं ना, सैलरी एंड वेजेस सब एक साथ करोगे। लिखो फॉर वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, मतलब डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, वेजेस तो डायरेक्ट है और कभी कभी वेजेस इनडायरेक्ट भी होता है, और सैलरी तो इनडायरेक्ट है ना। इन कार्ड मतलब मेरा खर्चा कितना लगा वो देख रहा हूं। ऐसे नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, वेजेस डेबिट टू कैश, यही तो करते, सैलरी टू कैश, यही तो करते ना। तो आप लिखोगे वेजेस कंट्रोल डेबिट, वेजेस से कॉस्ट हो रहा है ना, वो आएगा कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर, टू कैश बोले ना, कैश के जगह ऑलवेज कॉस्ट लेजर करोगे। तो एंट्री करोगे वेजेस कंट्रोल डेबिट, चाहे आउटस्टैंडिंग भी हो, आउटस्टैंडिंग तो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल के लिए भी कॉस्ट लेजर ही करोगे। तो एंट्री करोगे वेजेस कंट्रोल, और आउटस्टैंडिंग है क्या है, वो फिनांस को देखना है, यहाँ वो सब देखना नहीं है, बस कॉस्ट लग रहा है तो वेजेस कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल,
इसमें सभी लिख लोगे टोटल, मतलब डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, सैलरी, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, सैलरी, सब मिला के ये वेजेस एक साथ लिख दो। अब इसको हम लोग एलोकेट करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज चाहे अदर एक्सपेंसेस हो, अदर एक्सपेंसेस हो, चाहे ओवरहेड हो, डायरेक्ट हो या ओवरहेड हो, उसमें हम लोग पहले इनकार्ड उसका एंट्री करेंगे, खर्चा का एंट्री करेंगे, फिर इसको उस स्टेज में चार्ज करेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कहाँ हो रहे हैं उस कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे। इस तरह थोड़ा सा समझो। अब बोलो, वेजेस में जो डायरेक्ट है वो प्रोसेस में लग रहा था, तो लिखो फॉर वेजेस एलोकेटेड, फॉर वेजेस एलोकेटेड। एलोकेशन मतलब डायरेक्ट वेजेस है तो डब्ल्यूआईपी में लग रहा ना, प्रोसेस में लग रहा था, तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल डेबिट करोगे। तो इसमें से डायरेक्ट के लिए करोगे डब्ल्यूआईपी कंट्रोल डेबिट, प्रोसेस में लग रहा था। इनडायरेक्ट वेजेस है या सैलरी है, चाहे इनडायरेक्ट वेजेस हो सैलरी हो इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड है तो रिलेटेड ओवरहेड डेबिट करोगे। फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करोगे, ऑफिस तो ऑफिस ओवरहेड डेबिट करोगे। तो अब ये लिख रहे हैं रिलेटेड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, ऑफिस का तो ऑफिस ओवरहेड डेबिट, सेलिंग है तो सेलिंग ओवरहेड डेबिट। हम रिलेटेड लिखे और टू वेजेस कंट्रोल, वेजेस डेबिट था उसको क्रेडिट कर दो, एलोकेट हो गया। वेजेस को क्लोज कर, एक्सपेंसेस है ना, क्लोज हो जाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिए, वेजेस कंट्रोल। यहां डायरेक्ट वेजेस और इसमें इनडायरेक्ट वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। और टोटल मतलब टोटल जो वेजेस डेबिट किए थे यही टोटल क्रेडिट कर लोगे। इसमें से आप स्टेज में मतलब प्रोडक्शन है तो डब्ल्यूआईपी में करोगे, डायरेक्ट वेजेस है तो, और ओवरहेड है तो रिलेटेड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड तो फैक्ट्री में डेबिट करोगे, ऑफिस तो ऑफिस डेबिट करोगे, सेलिंग तो सेलिंग डेबिट करोगे। बोलो बोलो, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू। 11, अब इसमें और भी तो खर्चा लगा, फैक्ट्री का खर्चा है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का जो एसेट्स है उसका डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री का लाइटिंग, फैक्ट्री में वाटर, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का सिक्योरिटी, ये सब के जितना खर्चा हो रहा था वो सारा खर्चा का एंट्री करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड इनका। नेक्स्ट एंट्री फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा एक चीज और, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ वेजेस नहीं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, मतलब जैसे हो रहा है आपका रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, चार्जेबल एक्सपेंसेस, तो फॉर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो डायरेक्ट प्रोसेस में लग रहा है, फॉर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड और एलोकेटेड डायरेक्ट करेंगे, मतलब ये कहां लग रहा है बोलो, डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन में लग रहा है तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल डेबिट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर, इनकर्ड है ना, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अदर डायरेक्ट वेजेस बोल दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल दिए, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी मेंशन कर रहे हैं उसके लिए डायरेक्ट प्रोसेस में ही चार्ज कर दोगे, डब्ल्यूआईपी टू कॉस्ट लेजर 12। अब प्रोसेस में फिनिश्ड हो गया, ठीक है ना, ये सारा खर्चा जोड़ के क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड तो कर लिए थे। अच्छा सॉरी, अब फैक्ट्री ओवरहेड इनका डायरेक्ट हो गया ना, फैक्ट्री, फॉर फैक्ट्री ओवरहेड इनका, फॉर फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग नहीं कि फैक्ट्री में लाइटिंग इतना, फैक्ट्री में पावर इतना, फैक्ट्री में आपका रेंट इतना, फैक्ट्री का डिप्रीशिएशन अलग अलग, सारा ओवरहेड एक साथ एक ही वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट करोगे, एक एक इंडिविजुअली एक्सपेंसेस अकाउंट मेंटेन इसमें नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? फैक्ट्री ओवरहेड इनकार कभी भी ओवरहेड है, उसमें इनकार का एंट्री, फिर उसको एलोकेट करोगे मतलब एब्जॉर्ब करोगे, ओवरहेड इनकार, इसको फिर अप्लाई करते प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इनकर का एंट्री, एंट्री ऐसे बोलोगे क्या, ओवरहेड डेबिट टू कैश, तो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इनकर का यही एंट्री करोगे।
फैक्ट्री ओवर, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, ये सारा प्रोसेस का चल रहा है अभी तक। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, जितना खर्चा किए वो लिख लो, सारा एक साथ मिलके लिख लेना, डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके, डेप्रिसिएशन, फिर रेंट पेड, फिर आपका सुपरवाइजर सैलरी पेड, लाइटिंग, पावर एक्सपेंसेस, वो सब एक साथ मिलके ओवरहेड लिख लोगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना? 13। अब इसको एब्जॉर्ब करोगे, रिकवर करोगे, मतलब इसको अप्लाई करोगे कहाँ? ना प्रोडक्शन में, फैक्ट्री है ना, तो प्रोडक्शन में ये स्टेज देखो, फैक्ट्री ओवरहेड, ये कहाँ हो रहा है? प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा ना, डब्ल्यूआईपी बढ़ेगा, उसको उसको अप्लाई करना, कितना चार्ज किए हम लोग प्रोडक्शन में, ठीक है, कितना इनकर्ड किए, उसमें से कितना चार्ज रिकवर कर पाए प्रोडक्शन में, उसको रिकवर करते हैं हम लोग। तो लिखो फॉर फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड, और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड, वट एवर द टर्म्स, कुछ भी टर्म इसमें दे सकता है, एब्जॉर्ब दे, रिकवर दे, या अप्लाइड दे, मतलब समझ लेना सेम है, सबका अलग अलग डिफरेंस मीनिंग होता है, बट इसमें इसको सेम समझ लो। तो एंट्री करोगे, प्रोसेस का कॉस्ट बढ़ेगा ना, तो फैक्ट्री मतलब डब्ल्यूआईपी, हम लोग सेकंड स्टेज में तो आए अभी तक, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल डेबिट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल डेबिट टू फैक्ट्री ओवर डेबिट था, क्रेडिट कर दो, उसको अप्लाई किए टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और कहीं पे ओवरहेड दिए और कुछ बताया नहीं कौन सा ओवरहेड, तो फैक्ट्री मान लेना, ठीक है ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर बोल दिया लेकिन बताया नहीं कौन सा ओवरहेड, तो फैक्ट्री ऑफ एजम्पशन ले लोगे, ये अब्जॉर्ब्ड हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग का फिनिश्ड हो गया, अब फैक्ट्री खर्च जोड़े ना, यहाँ बोलो क्या, लेबर कॉस्ट लगा था और फैक्ट्री ओवरहेड लगा था, हो गया इसका कॉस्ट, यहाँ से आउटपुट हो गया फिनिश्ड, फिनिश तो फिनिश गुड आउट में डाल देंगे, तो फिर डब्ल्यूआईपी एक स्टेज कंप्लीट डिक्रीज हो जाएगा और फिनिश गुड्स इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में फिनिश गुड्स इंक्रीज हो रहा है और डब्ल्यूआईपी डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब फॉर फिनिश गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस, तो या फॉर आउटपुट बोल दिया, तो जगह फिनिश गुड्स को इंक्रीज करोगे, प्रोसेस को डिक्रीज करोगे। देखो फॉर आउटपुट, फॉर आउटपुट, और फिनिश गुड्स या आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी से फिनिश गोडाउन में डाल देंगे, फिनिश्ड हो गया, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट, फिनिश स्टॉक बढ़ेगा, कंट्रोल डेबिट करोगे, प्रोसेस डिक्रीज हो रहा है तो डब्ल्यूआईपी क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। तो एंट्री करोगे फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में जो भी रहेगा लिख, गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल ऑलवेज मेंशन करोगे एक दो जगह छोड़ के, कॉस्टिंग पीएल तो कंट्रोल और नहीं, प्रॉफिट कितना आएगा उसको कैसे करना, फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट, सबको एडजस्टेड अमाउंट लिखते हैं इसलिए, तो क्या करोगे, प्रोसेस डिक्रीज, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, जितना भी फिनिश्ड हो गया हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां से, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स इंक्रीज और डब्ल्यूआईपी डिक्रीज, इसलिए फिनिश गुड्स डेबिट किए, डब्ल्यूआईपी और क्रेडिट कर लिए। अब आ जाते हैं, अब सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेज कंप्लीट मतलब उस टेबल में आ जाओ, हचपच हो गया देख के लग रहा है ना, ठीक है। तो अब ए स्टेज में आ गए हम लोग, कौन सा स्टेज में आ गए, अब हम लोग थर्ड स्टेज में आ गए, इस स्टेज में पहुंच गए, फिनिश गुड्स में आ गया ना, यहाँ पहले से कुछ फिनिश गुड्स था, फिर यहाँ ट्रांसफर किए, इसमें एक्स्ट्रा और क्या खर्चा लग रहा है, इनपुट, बोलो 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 बोलो, इसमें और क्या लग रहा है, ये ऑफिस ओवरहेड, तो यहाँ फिर ऑफिस ओवरहेड का एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे, और सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग ओवरहेड एक और एक्सपेंसेस आएगा, बाकी एक्सपेंसेस नहीं, बाकी सब कॉस्ट में एलोकेशन कंट्रोल चार्ट एडजस्ट करना होता है बस, ठीक है, यस। तो आप आगे बढ़ो, 14 15 फॉर ऑफिस ओवरहेड इनकम, फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट याद करो, फिनिश मतलब
वर्क्स कॉस्ट आ गया था, इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करोगे फिनिश ऑफिस ओवरहेड जोड़ने से, है ना। तो लिखो फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कहीं पे भी ओवरहेड, इसमें दो चीज हो रही है, एक इनकार्ड खर्चा कितना लगा और कितना मैंने उसको प्रोडक्शन में अप्लाई किए, है ना, उसको बोलते हैं अब्जॉर्ब। दो चीज आएगा किसी भी ओवरहेड में, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये ध्यान में रखना। तो ऑफिस एंड ओवरहेड इनकार्ड, मतलब मेरा पूरा कितना खर्चा लगा इसमें, तो बोलो ओवरहेड डेबिट टू कैश, यही तो करोगे ना। ऑफिस में स्टाफ सैलरी पे किए, ऑफिस का रेंट पे किए, ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल, तो एक साथ अलग अलग रेंट इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं लिखोगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू पे किए टू कॉस्ट लेजर, तो लिखोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, जितना खर्चा लगा वो लिख दो। नेक्स्ट, अब इसका रिकवर करोगे। अब जब ऑलवेज किसी भी ओवरहेड में दो चीज, पहले कितना खर्चा लगा उसको देखो, उसको प्रोडक्शन में उसको अप्लाई करो, चार्ज कर दो, उसको बोलते हैं एलोकेशन या अब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिकवर 16 फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ऑफिस एंड एडीएम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड, क्या बोलते हैं, अब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड या अप्लाइड, कुछ भी दे एक ही मतलब है। तो बोलो ये कौन सा स्टेज का आया, बोलो 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 बोलो, ये कौन सा स्टेज का, ये आपका फिनिश गुड, तो फिनिश गुड्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, जिस ओवरहेड को आप जब करो उस ओवरहेड को आप क्रेडिट कर दो इसको क्लोज करने के लिए, तो एंट्री करोगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, राइट। यस, अगेन कभी कभी ये बोल सकता है ये जो ऑफिस ओवरहेड है पीरियड कॉस्ट, तो उसको पीएल में चार्ज करोगे, ठीक है ना, ये फिनिश कोर्स में नहीं, कॉस्टिंग पीएल कर लोगे। बट अगर पीरियड कॉस्ट नहीं बोल रहे तो फिर फिनिश कोर्स में ही चार्ज करोगे। ओके, यस, हम बता रहे हैं, लिख नहीं रहे, कुछ नहीं दिया तो यही करोगे। और बोल दिया पीरियड कॉस्ट, मतलब वो पीरियड वाइज होता रहता है, प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो फिनिश गुड्स में नहीं, उसको पीएल में चार्ज, कॉस्टिंग पीएल डेबिट करोगे। ओके, नेक्स्ट, हो गया फिनिश प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड्स आ गया, अब उसको बेच रहे हैं, तो फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब जो बेचे उसका कॉस्ट कितना, मतलब क्या है, गुड्स बेचे तो अब मेरा फिनिश गोडाउन का स्टॉक कम हो जाएगा, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करेंगे, उसका फिर एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ना होगा, है ना। तो एंट्री, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल नहीं, बस कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी हुआ उस, ठीक है, जितना कॉस्ट लगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था उसमें से जो सामान बेचे उसका कॉस्ट कितना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंट्री करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू फिनिश गुड्स का कम हो गया, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल, तो इसमें एंट्री करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब इसमें कंट्रोल लिखने का जरूरत नहीं, डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये सब लेंथी चैप्टर है, बट ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, आइडिया आराम से हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना वो लिख लेना। अब आ जाते, अब क्या, ये जो बेचे इसको बेचने का भी तो खर्चा लगा, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, ये जो डिपार्टमेंट मैंने बोले थे यहाँ, ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ बेचने का भी तो खर्चा लग रहा है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब लिखो ओवरहेड है तो दो चीज, एक बोलो, क्या बोलोगे,
कितना इनकार खर्चा किए और फिर उसको कितना अप्लाई किए, जितना सेल किए उसमें अप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अप्लाई करोगे, है ना, जितना सेल किए उसके लिए तो खर्चा है। तो लिखो सेलिंग ओवरहेड इनकार्ड और फिर सेलिंग ओवरहेड अब्सॉर्ब, दो एंट्री फिर फॉर सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम सेलिंग लिख रहे हैं, समझ लेना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकार्ड। बताओ कहीं किसी में भी इनकार तो क्या एंट्री, रिलेटेड ओवरहेड डेबिट टू कॉस्ट लेजर, है ना, ये तो कर रहे थे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें क्या लिखोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये हो गया आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, राइट। 19। अब इसमें से कितना एब्जॉर्ब हुआ, अप्लाई किए किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, फॉर सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब, ऑलवेज इच एंड एवरी ओवरहेड कितना इनकर्ड कितना एब्जॉर्ब, ये देखोगे, दो चीजें, फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवरहेड एब्जॉर्ब, क्या बोले, एब्जॉर्ब या रिकवर्ड, बार बार मैं लिख रहा हूं, एब्जॉर्ब ही लिख दिए तो समझ लेना, और रिकवर्ड दिए तो भी वही करोगे। अब बोले कौन सा स्टेज का, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा ना, तो एंट्री करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जितना एब्जॉर्ब किए वो लिख लेना, यहां तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बाकी है, 20। अब बेचे, सेल किए ना, तो सेल तो प्रॉफिट ऐड करके बेचे, तो एंट्री फॉर सेल्स, चाहे कैश में बेचे चाहे क्रेडिट में बेचे, टोटल सेल्स का एंट्री करोगे, ठीक है ना। बोलो एंट्री क्या होता है, सिंपल अकाउंट्स में आ जाओ ना, कैश में बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही करोगे, यस सर। और क्रेडिट में बेचे तो डेटर्स डेबिट टू सेल्स, यही करोगे। मैंने क्या बोले थे, कैश और डेटर से सब नहीं होता, उसकी जगह कॉस्ट लेजर होता है, तो एंट्री करोगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट, इतना टाइम कॉस्ट लेजर क्रेडिट हो रहा था एक्सपेंसेस में, है ना, अब वो डेबिट हो रहे हैं, तो कॉस्ट लेजर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल, पीएल में लिख दो सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली क्या आएगा इसमें, सेलिंग प्राइस, राइट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। नाउ 21, ये जो बेचे इसका कॉस्ट भी तो कुछ आया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से पता चला था, तो फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स था उसके लिए एंट्री करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, वो कॉस्टिंग पीएल में डेबिट साइड कर देंगे, तो एंट्री करेंगे कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगा, उसको क्लोज कर देंगे, तो एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, कॉस्टिंग पीएल, देखो सेल्स क्रेडिट हो गया और कॉस्ट डेबिट हो गया, तो डिफरेंस क्या, प्रॉफिट आ जाएगा ना, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स था वो लिख दो इसमें, एंड फाइनली नहीं, और नेक्स्ट, अभी जो बेचे तो कॉस्टिंग पीएल में जो डिफरेंस हो तो प्रॉफिट आएगा ना, पर प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट से पहले जितना ओवरहेड था, ओवरहेड या अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब, इनकर्ड और एब्जॉर्ब दो चीज है ना, तो डिफरेंस आ रहा है, तो या अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब, मतलब अंडर एब्जॉर्ब अंडर रिकवर, कम रिकवर, खर्चा कम चार्ज कर पाए, खर्चा किए ज्यादा 20,000 लेकिन रिकवर कर पाए 15,000, तो 5,000 मेरा लॉस है, अंडर रिकवर अंडर एब्जॉर्ब मतलब लॉस है, ओवर एब्जॉर्ब खर्चा लगा था मेरा 20,000 लेकिन रिकवर कर लिए, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था, रिकवर कर लिए 22,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा आ गया, प्रॉफिट है।
तो जितना भी ओवरहेड था, तीन, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड, है ना, ये तीनों ओवरहेड में अगर अंडर रिकवर, अंडर एब्जॉर्ब एक एंट्री करोगे, और ये ओवर एब्जॉर्ब तो एंट्री करोगे। फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन, फॉर ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, कौन सा ओवरहेड, उसी ओवरहेड का नाम लिखोगे। अंडर एब्जॉर्ब तो अंडर एब्जॉर्ब का एंट्री करोगे। ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब तो लॉस है मेरा, तो एंट्री करेंगे कॉस्टिंग पीएल डेबिट। अंडर एब्जॉर्ब समझ लेना ये मेरा लॉस है। ओवर एब्जॉर्ब, ओवर रिकवर किए तो मेरा प्रॉफिट है, कॉस्ट से ज्यादा हम रिकवर कर लिए, मतलब प्रोडक्शन एक्स्ट्रा किए, इसको बेच के रिकवर कर लिए, ठीक है ना। कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू रिलेटेड ओवरहेड, ऑफिस है तो ऑफिस ओवरहेड लिखोगे, फैक्ट्री तो फैक्ट्री ओवरहेड, रिलेटेड ओवरहेड कंट्रोल, ओके, जितना अंडर एब्जॉर्ब। और ओवर तो उल्टा कर लोगे, ओवर तो उल्टा कर लोगे, 23 और ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, मतलब ज्यादा रिकवर कर लिए, खर्चा जितना किया उससे ज्यादा रिकवर कर लिए, तो उल्टा करोगे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट हो जाएगा ना, तो उल्टा करोगे रिलेटेड ओवरहेड, रिलेटेड ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल, रिलेटेड ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ये हो गया आपका ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ए एंट्री। फाइनली अब जो पीएल कॉस्टिंग पीएल है ना, उसका बैलेंस नेट प्रॉफिट कितना है वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट कहाँ, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री होता है ना पीएल में टू कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल, फाइनेंस के हिसाब से सोचो ना, तो कैपिटल मतलब पर्सनल, तो कॉस्ट लेजर हो जाएगा, तो कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्ट लेजर, तो फॉर प्रॉफिट 24, फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर, किसका ना, बैलेंस ऑफ कॉस्टिंग पीएल, बैलेंस ऑफ कॉस्टिंग पीएल, सेल्स क्रेडिट किए थे कॉस्टिंग पीएल, देखो सेल किए तो कॉस्टिंग पीएल, ये देखो सेल किए तो कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट हुआ था सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट डेबिट हुआ था कॉस्टिंग पीएल, तो और इसमें अंडर एब्जॉर्ब डेबिट लॉस हो गया, ओवर एब्जॉर्ब क्रेडिट प्रॉफिट हो गया, तो कॉस्टिंग पीएल का जो डिफरेंस फाइनल बैलेंस वो प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री करोगे कॉस्टिंग पीएल को क्लोज करो, कॉस्टिंग पीएल डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, क्योंकि कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट बोलो ना, पर्सनल रियल ये सब की जगह क्या लग जाएगा, कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बस ये था एंट्रीज 24। मैंने इसमें भी सेल्स रिटर्न बहुत कुछ दे सकता है, बट यहां हम लोग इतना एंट्री करेंगे। सेल्स के बाद भी तो सर बैड डेट्स हो रहा है, वो सब कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, फिनांस बुक में होता है, डिस्काउंट और फिनांस बुक में होगा, कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारा एंट्री है जो कॉस्ट बुक में नहीं होता, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। एग्जाम याद करो, हम लोग फाइनल अकाउंट करते थे, उसमें अगर एसेट्स बेच के लॉस हो गया, डेबिट साइड लिखते थे ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो नहीं आ रहा है इसमें। एसेट्स बेच के प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट तो पीएल में क्रेडिट करते थे, फिनांस में आएगा, कॉस्ट में वो सब नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ी कॉस्ट शीट में किए थे, नहीं आएगा, नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब आएगा नहीं, तो इसीलिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो फिनांस बुक में होता है, कॉस्ट बुक में नहीं होता है। कॉस्ट बुक में सिर्फ यही चीज देखोगे, क्या क्या कॉस्ट मेरा प्रोडक्शन में लग रहा है, बेचने तक कितना लग रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब खर्चा, और देखोगे फैक्ट्री तक तो पहले हो गया था, ठीक है ना। यस, अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, उसमें शुरू में जर्नल एक लेजर है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री इतना टाइम ये हो गया, तो जर्नल देख लेते क्या है जर्नल क्वेश्चन। एक मिनट, हम कहाँ रखे, अपना जो रिवीजन सीट है देखोगे,
कॉन्ट्रैक्ट के बात ही है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल के। इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड। कॉस्ट बुक्स में हो रहा है, कॉस्ट बुक में, कॉस्ट लेजर में तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जर्नल एंट्री पूछा। क्या क्वेश्चन है? मैंने ओपन किए थे लेकिन फिर क्लोज कर दिए। अच्छा है प्रोबेबली ये, यस 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 यस, ये है कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्स कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 24, राइट। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, यस सर। तो एंट्री क्या दिया? मटेरियल्स परचेज किए, एक कैश परचेज किए, क्रेडिट परचेज किए, और एक परचेज तो क्रेडिट किए लेकिन स्पेशल जॉब के लिए किए। एंट्री आप समझ में आ रहा है ना? यस। नेक्स्ट फिर बोला मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर, फिर मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, फिर मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम स्टोर्स, फिर मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स फॉर रिपेयर। ठीक है ना? तो ये सब दिया है। तो इसका सिर्फ मटेरियल्स रिलेटेड, शुरू का जो 8 7 एंट्री कराए थे ना उसी से रिलेटेड है। यस सर। तो बोलो अब एंट्री क्या क्या होगा, स्टार्ट करते। बोलो फर्स्ट क्या था? ये मटेरियल्स परचेज किए थे, चाहे कैश हो क्रेडिट हो। एंट्री मेरा स्टोर्स में आ रहा था, तो स्टोर लेजर कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, चाहे कैश हो क्रेडिट हो, बोले ना क्रेडिटर्स हो चाहे कैश हो, देखिए आएगा स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर। स्टोर इंक्रीज हो रहा है, मेरा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है ना, कॉस्ट लेजर क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट परचेज, क्रेडिट में हो कैश में करो, स्पेशल जॉब के लिए खरीदे तो ये तो डायरेक्ट प्रोसेस में आएगा, तो WIP कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल ये कर लोगे। फिर रिटर्न आया, ये नॉर्मल मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर, खरीदे का एंट्री उल्टा कर दोगे, है ना। तो कॉस्ट लेजर टू स्टोर लेजर, स्टोर डिक्रीज हो गया। बस ये देखोगे मटेरियल्स तो स्टोर इंक्रीज और डिक्रीज, ये देखोगे स्टोर्स में आया या स्टोर से गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। फिर मटेरियल्स इशू टू प्रोडक्शन, तो स्टोर्स कम हो गया, प्रोसेस बढ़ गया, प्रोसेस में भेजे ना। मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम शॉप, अच्छा जो प्रोडक्शन शॉप है वहां से फिर स्टोर्स में रिटर्न आया, तो स्टोर्स इंक्रीज हो गया, प्रोसेस डिक्रीज हो गया। बस सिंपल, इंक्रीज डिक्रीज, ये देखो बस और कुछ नहीं। मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स फॉर रिपेयर, इनडायरेक्ट यूज हो रहे हैं, स्टोर से भेजे लेकिन इनडायरेक्ट रिपेयर, तो ओवरहेड हो गया ना। तो ओवरहेड कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल। अब एंट्री करते, देखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में दिया था इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी, क्वेश्चन 1 इन कॉस्ट बुक, इसमें कॉस्ट बुक है, फिनेंस बुक नहीं, इसलिए कॉस्ट बुक ऑफ एक्स एंड कंपनी जर्नल एंट्री। और जर्नल का जो फॉर्मेट होता है ना, डेट पर्टिकुलर्स, डेट यहाँ नहीं सीरियल नंबर, एक कंट्रोल पीरियड एंड में होता है, पूरा पीरियड का कॉस्ट पता चलेगा तभी ना आप कर पाओगे। डे टू डे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है आपका, किस में रिकॉर्ड होता है? वो आपका फिनेंस बुक में रिकॉर्ड होता है, जर्नल लेजर। लेकिन यहाँ डेली डेली जर्नल इनको थोड़ी करना होता है, पीरियड हो गया, कितना खर्चा लगा, कॉस्ट शीट बनाए और उसके हिसाब से जर्नल में रिकॉर्ड करना कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डेट पर्टिकुलर्स, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट, ये कर लेना चलेगा। डेट नहीं करके सीरियल नंबर कर लोगे, एक ही दिन का हो रहा है ना। यस। फर्स्ट बोलो परचेज किए थे, तो फर्स्ट 2 परचेज तो एक साथ हो जाएगा, चाहे कैश हो क्रेडिट हो। एंट्री 1, एंट्री बोलो स्टोर्स बढ़ रहा है ना, तो स्टोर लेजर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह कॉस्ट लेजर, क्रेडिटर्स के जगह भी कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर कंट्रोल एक ही बात है, नॉमिनल लेजर कंट्रोल एक ही बात है, कॉस्ट लेजर, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर जो पूछेगा वही लिखोगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। इसमें डायरेक्ट और सॉरी कैश और क्रेडिट परचेज दोनों जोड़ लेना। 2 70 1 50, 3 4 लाख 20, 4 लाख 20 हजार। नरेशन लिखोगे बिंग कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल्स। ठीक है, सेकंड इसी के अंदर ही एक और है, क्या दिया है ना, इसमें क्रेडिट में खरीदे लेकिन स्पेशल जॉब के लिए खरीदे। बोलो इसको पिया स्टोर पे थोड़ी लेके आओगे, स्पेशल जॉब है उसके लिए जितना मटेरियल उतना बाई करोगे, डायरेक्ट प्रोडक्शन में भेजोगे। तो WIP टू कॉस्ट लेजर, WIP कंट्रोल
अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, WIP कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। इसमें कितना लगा था? 45,000। स्पेशल जॉब के लिए मटेरियल्स बाय किए तो प्रोडक्शन में डायरेक्ट भेजो। जॉब मतलब प्रोसेस जहां प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें लिखो परचेज ऑफ स्पेशल मटेरियल बीइंग परचेज ऑफ क्रेडिट परचेज, चाहे क्रेडिट में हो कैश हो, कॉस्ट लेजर ही क्रेडिट करो। क्रेडिट परचेज ऑफ स्पेशल मटेरियल्स फॉर जॉब। ठीक, परचेज फॉर स्पेशल जॉब, बस इतना लिखोगे। इतना कुछ नरेशन है, थोड़ा बहुत एग्जामिनर को समझ में आ जाए, नरेशन लिख लेना, उतना देखता नहीं। थर्ड, सॉरी, थर्ड और क्या है? अब फिर बोल रहा है मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर। बोलो खरीदे थे, ये जो खरीदे थे एंट्री क्या पास किए थे? स्टोर लेजर को बढ़ाए थे, कॉस्ट लेजर को घटाए, कॉस्ट लेजर क्रेडिट किए थे। अब रिटर्न किए तो उल्टा करोगे ना, कॉस्ट लेजर टू स्टोर लेजर, रिटर्न टू सप्लायर। तो एंट्री लिखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। और इसमें कितना है? इसमें 30,000 मटेरियल्स इशूड टू रिटर्न टू सप्लायर, ये आपका 30,000, तो 30,000 लिख दो। बिंग मटेरियल्स रिटर्न, बिंग नहीं भी लिखोगे उतना प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू। अगर स्पेशल मटेरियल्स रिटर्न होता है जो जॉब के लिए, तो इसी को उल्टा करते, जो किए उसको रिवर्स करोगे रिटर्न देने से। समझ में आया ना? ओके, आगे बढ़ो। फिर दे रहे हैं मटेरियल्स इशू टू प्रोडक्शन, आप स्टोर से प्रोडक्शन में भेजे तो WIP बढ़ गया और स्टोर डिक्रीज हो गया ना, तो स्टोर को क्रेडिट करोगे, WIP को डेबिट करोगे। मटेरियल्स इशू टू प्रोडक्शन। फोर्थ एंट्री लिखो WIP कंट्रोल डेबिट, WIP कंट्रोल डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। WIP कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। इसमें बोला इशू टू प्रोडक्शन 2,20,000, तो कितना? 2,20,000, 2,20,000। बिंग मटेरियल्स, बिंग रॉ मटेरियल्स इशूड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए भेज दिए तो स्टोर्स कम हो गया, प्रोसेस का कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब बोल रहे हैं मटेरियल्स रिलेटेड कितना सारे एंट्री दे दिए, शुरू में जो दिए थे ना वही सब काम में आ रहा है। मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स फ्रॉम शॉप, ये जो प्रोडक्शन में भेजते शॉप में, प्रोडक्शन शॉप डिपार्टमेंट, ठीक है ना, वहां से फिर स्टोर्स में, तो स्टोर्स इंक्रीज हो गया, WIP डिक्रीज करोगे तो स्टोर ले जा टू WIP कंट्रोल। जो इशू किए थे वहां से फिर रिटर्न आया, तो स्टोर लेजर, इसी को रिवर्स कर रहे हो ना, ऊपर अभी 4 नंबर जो एंट्री था, स्टोर्स लेजर कंट्रोल डेबिट टू WIP कंट्रोल। कितना का रिटर्न आया? रिटर्न इसमें दे रहे हैं, एक मिनट, रिटर्न दे रहे हैं 5,000, 5,000। कितना रिटर्न आया? 5,000। बिंग मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स, रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर्स में रिटर्न आया, जॉब से नहीं, प्रोडक्शन से नहीं। जॉब मतलब प्रोडक्शन, जहां प्रोडक्शन काम हो रहा है, जो जहां जॉब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 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 एंट्री, फिर क्या बोला? मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स तो प्रोडक्शन में थोड़ी लग रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, तो ओवरहेड कंट्रोल डेबिट। कौन सा ओवरहेड बोला नहीं? फैक्ट्री में लगा
रिपेयर्स के लिए ऑफिस में लगा, तो सिर्फ ओवरहेड लिख दो इसमें। अब ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री ओवरहेड लिख सकते हो, बोलो ना कुछ नहीं देने से फैक्ट्री मान लोगे, बट ओवरहेड कंट्रोल डेबिट करो, ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू स्टोर्स लेजर, स्टोर से इशू किए तो स्टोर्स क्रेडिट करोगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ये अमाउंट है कितना 4500, 4500, 4500 बिंग मेटेरियल्स क्या किए, यूज इनडायरेक्टली, यूज फॉर रिपेयर्स, मतलब इनडायरेक्ट यूज, प्रोडक्शन में नहीं लगाए, रिपेयर्स किए, रिपेयर्स तो ओवरहेड है, तो ओवरहेड डेबिट हो गया। यस, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, हाँ इसमें से मेटेरियल रिलेटेड दिया और भी अदर ओवरहेड का भी दे सकता है, या ठीक है ना, ओवरहेड इन कार्ड कितना, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड, ये सब सब कुछ भी दे सकते हैं आपको, राइट, यस सर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन करेंगे और फिर जितना जर्नल है बाकी आप लोग ट्राई करोगे, इसके बाद हम नेक्स्ट डे रिमेनिंग हम करा देंगे, और इसके साथ रिकंसिलेशन वो पोर्शन भी देंगे, मतलब कॉस्ट प्रॉफिट, और इससे कॉस्ट प्रॉफिट आता है कॉस्ट लेजर से, और उससे फिनेंस प्रॉफिट आया था फिनेंशियल अकाउंट से, दोनों में जो डिफरेंस क्यों आ रहा है उसके लेके रिकंसिलेशन, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग सीखेंगे, ये कंप्लीट करके उसको सिखा देंगे और फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। यस यस, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 2। इसमें ओएजेस रिलेटेड दिए हैं, वेरी गुड, और थर्ड में फिर सब कुछ, ये 3 क्वेश्चन भी कर लोगे ना जर्नल, तो मोटा मोटी आपका आइडिया हो जाएगा। यस, क्वेश्चन 2, एक बार उसको ओपन करते देखते है या नहीं। यस क्वेश्चन 2A है, 3 4 ए टोटल लेजर अकाउंट करना है कंप्लीट क्वेश्चन से, ठीक है, जर्नल नहीं, सिर्फ लेजर डायरेक्ट करना होगा, तो बिना जर्नल कैसे करेंगे, हो जाएगा, तो 2 3 ये ये दो करने से हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ओएजेस एनालिसिस बुक्स ऑफ कंपनी, है ना, ओएजेस रिलेटेड से जर्नल एंट्री इन कॉस्ट बुक, ओएजेस पेड डायरेक्ट वर्कर्स को इतना, डायरेक्ट ओएजेस है, वेजेस पेड इनडायरेक्ट वर्कर्स को इतना पे किए, सैलरी पे किए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, सैलरी पे किए सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ को, सबको जोड़ के हो जाएगा वेजेस इन कार्ड एक साथ, फिर इसको एलोकेट करोगे, है ना, इसको एलोकेट करोगे, जितना डायरेक्ट है डब्ल्यूआईपी में लिखोगे, इनडायरेक्ट तो रिलेटेड ओवरहेड डेबिट करोगे, बताए थे ना, बताए थे, वही चीज करना है। यस, तो क्वेश्चन अब सॉल्व करते, क्वेश्चन 2, इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, तो फॉर्मेट एटसेट्रा आप लोग कर लोगे, हम एक एक करके करते जा रहे हैं। एंट्री, एंट्री 1 फॉर टोटल वेजेस इन कार्ड, एंट्री करो वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर, सर सर क्यों क्यों क्यों, यहाँ दिखा देते हम लोग, ये वेजेस का एंट्री है, देखो वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, तो टोटल एक साथ कितना इनकार्ड किए, है ना, इनकार्ड, एंट्री लिखोगे वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर का टोटल, ठीक है। अब इसको एलोकेट करोगे, ये जो वेजेस कंट्रोल डेबिट किए थे टोटल, इसको क्रेडिट कर दोगे, जो डायरेक्ट वेजेस है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल डेबिट करोगे, डायरेक्ट तो प्रोडक्शन में लगा प्रोसेस में, और जो इनडायरेक्ट है रिलेटेड ओवरहेड, अगर ऑफिस का तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, फैक्ट्री तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, सेलिंग तो सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, बस ये करोगे, ठीक है, 2 एंट्री करना है इसमें, समझ में है ना। तो क्या किए, फर्स्ट इनकम का एंट्री लिखो, वेजेस कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सारा एक साथ जोड़ के, वेजेस कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर, इसमें सारा वेजेस जोड़ लो एक साथ, मतलब चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो सैलरी हो, एक साथ एक एंट्री करोगे, अलग अलग एंट्री थोड़ी होता है इसमें, ठीक है ना। बोलो टोटल कितना आ रहा है, ओ एक मिनट एक मिनट, इसमें डायरेक्ट वेजेस था 180,
1,80,000। फिर wages paid to indirect workers 45,000, ये सब एक साथ इनकम का एंट्री। फिर सैलरी पे की एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को कितना 2,25,000, ये 2,25,000। फिर और फिर बोल रहे हैं सैलरी पे किए, किसको पे किए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ को कितना पे किए 75,000। ये सब ऐड करके टोटल कितना वेजेस इनकर्ड है मिल जाएगा, जोड़ लो। 2,25,75 3,00,000, 3,00,000 चार पचास था, 45,000 था, 45,000 था, तो 3,45,000 और 81 345 और 180 तो 5,25,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितना 5,25,000, 5,25,000। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग वेजेस इनकर्ड, बिंग टोटल वेजेस एंड सैलरी एक साथ, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकर्ड। ओके, अब इसको एलोकेट करो। एलोकेट तो जो डायरेक्ट है वो कहां प्रोसेस में लग रहा था, प्रोडक्शन में लग रहा था ना, तो WIP कंट्रोल डेबिट कर लो। डायरेक्ट है 81, और जो इनडायरेक्ट है, एक तो बोला इनडायरेक्ट पे वेजेस पेड फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स, वर्कर्स तो फैक्ट्री का है, तो 2 वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वर्कर्स तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इनडायरेक्ट वर्कर्स बोला तो फैक्ट्री का था 45,000, सेकेंड जो था। और फिर नेक्स्ट बोला था ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट है ना, रिलेटेड ओवरहेड डेबिट बोले थे ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ये कितना है, ये आपका है, दिस इज 2,25,000, कितना है 2,25,000, ये थर्ड वन। और बाकी सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, ये आपका 75,000, ठीक है। 2 अब वेजेस, ये सारा वेजेस जो डेबिट किए थे क्रेडिट कर लो, 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टोटल कितना 5,25,000, बिंग वेजेस एलोकेटेड, ठीक है ना, वेजेस एलोकेटेड, बस ये लिख देना। ये था क्वेश्चन नंबर 2, एकदम इजी है, बस स्टेज बाय स्टेज, कौन सा स्टेज का है ये बोलो। फर्स्ट जो किए थे ना, फर्स्ट स्टेज मतलब मटेरियल स्टोर्स का था, और ये वेजेस से मतलब पूरा सेकंड स्टेज का है। हर ऑफिस का भी आ गया एलोकेशन में, तो ऑफिस में भी आ गया, सेलिंग में भी आ गया, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड तो ऑफिस का था, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड का था ना, प्रोसेस का था। ओके, इसलिए 4 स्टेज और फॉर्मेट जो शुरू में लिखे थे ना, बताए थे, वो ध्यान में रखोगे, उसके हिसाब से एकदम अकाउंट इजी है, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, यही है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 एक बार फिर देखते हैं क्या था क्वेश्चन। जर्नलाइज द, यस ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग करोगे, हम डिस्कस कर देते हैं, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। क्या क्वेश्चन है देखो, जर्नलाइज द above, sorry, journalize the following in cost books including the treatment under over absorption। ओ आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, हम करके देते। अंडर ओवरहेड भी देखना होगा इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड तो वेजेस, सॉरी WIP टू कॉस्ट लेजर, ये हो जाएगा, डायरेक्ट है ना। नेक्स्ट ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो 3 ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तीनों ओवरहेड को डेबिट करो एक साथ टू कॉस्ट लेजर। ओवरहेड इनकर्ड क्या बोले थे, ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर, तो तीनों ओवरहेड डेबिट करो एक साथ कॉस्ट लेजर क्रेडिट कर लो, हो गया। अब ओवरहेड रिकवर्ड मतलब एब्जॉर्ब, तो प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड उसका अलग एंट्री करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड उसका अलग एंट्री करोगे, सेलिंग ओवरहेड रिकवर्ड उसका अलग एंट्री करोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एंट्री,
रिकवर हो गया तो फिर एब्जॉर्ब और सॉरी इनकार्ड और रिकवर में जो डिफरेंस है वो अंडर और ओवर है, उसके लिए भी एंट्री करना होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये भी कर लेते। अब क्वेश्चन 3, इन कॉस्ट बुक ऑफ जर्नल एंट्रीज, राइट, कॉस्ट बुक में जर्नल एंट्री। तो क्या दे रहे हैं बोलो, क्या क्या दिया है। अगर जर्नल का आइडिया हो जाता है तो स्टेज के हिसाब से, तो फिर लॉन्ग जो क्वेश्चन देगा ना, ऐसे देखने से लॉन्ग लगेगा लेकिन उतना टफ नहीं है, बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो पोस्ट करते जाओगे हो जाएगा। यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कार्ड, इसका एंट्री करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कार्ड एंट्री क्या करोगे, एक मैंने लिखे थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स से पहले थे, वेजेस एलोकेटेड हो गया फॉर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कार्ड, लिखे ना क्या एंट्री, WIP टू कॉस्ट लेजर, समझ में आ रहा है ना। यस, तो ये बस ये 24 एंट्री मैंने दी, इसको भी अगर ध्यान से कर लोगे, ये आईडी क्लियर हो गया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ लेंथी है ना, इतना सारे एंट्री इसका क्वेश्चन के हिसाब से, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 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 करो। वेजेस कार्ड लिखो, WIP कंट्रोल, डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, कितना अमाउंट दिया इसमें, ये आपको दिया है 15,000, कितना है 15,000, being डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कार्ड। ठीक है, इसमें रिकवरी कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रोसेस में ही ट्रांसफर चार्ज कर दोगे। सेकंड बोल रहे हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस इन कार्ड, और 3 अलग अलग ओवरहेड इन कार्ड किए, तो रिलेटेड ओवरहेड डेबिट टू कॉस्ट ले जा करोगे, है ना। तो एंट्री लिखो, 3 अलग अलग लिखोगे, बोल दिया इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कितना 10,000, एक साथ एंट्री करेंगे, सारा इन कार्ड एक साथ कर लेंगे। फिर ऑफिस ओवरहेड इन कार्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन कार्ड 13,500, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट कितना लगा इसमें 13,500। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सैलरी सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और इसमें कितना लगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन कार्ड 18,200, तो एक साथ तीनों को जोड़ के टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, 3 अलग अलग कर सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉस्ट लेजर, 3 करो एक साथ कर लो ना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सबको जोड़ लो, 10 20 30 41 700, बिंग ओवरहेड इन कार्ड, बिंग ओवरहेड इन कार्ड, बस हो गया आपका। अब इसका एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं थर्ड, और ऑलवेज ओवरहेड में इन कार्ड तो एब्जॉर्ब भी, एब्जॉर्ब का भी एंट्री करोगे, फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देखोगे। अब एब्जॉर्ब देखते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब रिकवर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड में बोला 11,200। अब ध्यान दो, प्रोडक्शन तो फैक्ट्री का था, प्रोसेस का था, प्रोसेस कॉस्ट में आएगा ना। देखो हम एंट्री में आ जाते, एंट्री में आ जाते, देख लो ना एक बार, प्रोडक्शन सेलिंग ओवरहेड था, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, फैक्ट्री ओवरहेड इन कार्ड, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर था, है ना, उस तो तीनों ओवरहेड डेबिट करके कॉस्ट लेजर किए थे इन कार्ड का। अब रिकवर्ड एब्जॉर्ब, तो WIP कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये फैक्ट्री का है ना, तो WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, क्लियर है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन कार्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर, वो तो कर लिए थे इन कार्ड का, एक साथ कर लिए थे तीनों ओवरहेड इन कार्ड का। अब एडमिनिस्ट्रेशन में रिकवर्ड या एब्जॉर्ब, तो फिनिश गुड्स कॉस्ट के साथ जोड़ोगे, ये कौन सा स्टेज का फिनिश गुड्स के साथ जोड़ रहा था ना, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल टू ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेलिंग ओवरहेड इन कार्ड, सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड इन कार्ड, सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर, ये तो कर लिए थे। अब सेलिंग रिकवर्ड एब्जॉर्ब,
कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग ओवरहेड, ठीक है ना। तो कौन सा ओवरहेड है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा स्टेज में आ रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में तो ओवरहेड आएगा नहीं, वो तो मटेरियल्स का था। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, है ना। यस, तो एंट्री करते आप रिकवर का एंट्री, एब्जॉर्ब का एंट्री। इसमें 3 में अलग अलग दिया था। एक फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड कितना दिए, 11,200। तो प्रोसेस में लगा ना WIP, फैक्ट्री तो प्रोसेस में, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। बोलो कितना लगा, रिकवर कितना, 11,200, 11,200। तो इसका बी। अब ऑफिस ओवरहेड कितना रिकवर किए, ऑफिस ओवरहेड रिकवर किए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर किए कितना ना, 13,700। तो एडमिशन तो फिनिश गुड्स में आ रहा है ना, तो फिनिश गुड्स कॉस्ट बढ़ेगा, कंट्रोल डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसमें दे रहा था 13,700, कितना दिए, 13,700, द रिकवर्ड 13,700। ओके, फाइनली थर्ड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड रिकवर्ड एब्जॉर्ब कितना, 2,300। तो सेलिंग तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लगाओगे, उसका कॉस्ट में बढ़ेगा ना, बेचने का कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। कभी कभी सेलिंग ओवरहेड पीरियोडिकल है तो उसमें PL में चार्ज कर दे, बट यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लिखने में टाइम चला जाएगा, बोलो इतना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल पूरा लिखोगे तो कितना स्पेस, खैर 20,300 एब्जॉर्ब, 20,300। नरेशन तीनों में अलग अलग लिखोगे, बिंग फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, बिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एब्जॉर्ब, बिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्ब, हम एक साथ लिख रहे हैं, बिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब, ओवरहेड एब्जॉर्ब या रिकवर्ड। अब अंडर और ओवर कितना देखना है, 4। इसमें तो दिया नहीं है, फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सर कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसी एंट्री में देखो, अब इसको कलर चेंज करते हैं, आपको समझ में। फैक्ट्री ओवरहेड इनकार्ड कितना था, 10,000, खर्चा मेरा लगा 10,000, लेकिन रिकवर किए 11,000, क्रेडिट कितना, 11,200। तो ज्यादा रिकवर हो गया ना, प्रॉफिट हो गया, ज्यादा रिकवर मतलब प्रॉफिट हो गया मेरा, ठीक है। बोलो मैंने, मेरा एक्चुअली खर्चा लगा 10,000, लेकिन रिकवर किए अब कितना, 11,200, है ना। तो बोलो प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट कितना, ये डिफरेंस 10,000 और 11,200, तो 1,200 क्रेडिट एक्स्ट्रा है ना फैक्ट्री ओवरहेड, और डेबिट करो टू कॉस्टिंग PL, प्रॉफिट है। क्या बोले थे, ओवर एब्जॉर्ब तो प्रॉफिट, अंडर एब्जॉर्ब लॉस। तो एंट्री करोगे ए, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग PL, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू कॉस्टिंग PL अकाउंट। कितना ओवर बोलो, यहाँ 10,000 लेकिन 11,200, तो 1,200, कितना, 1,200, being factory overhead over absorbed, over absorbed, राइट। बी, अब देखते ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस में देखो इनकार्ड, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इनकार्ड, इसको अलग, इनकार्ड कितना, 13,500, ये डेबिट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट किए 13,700, इसमें भी क्रेडिट एक्स्ट्रा है 200, ये भी ओवर एब्जॉर्ब है ना, सभी ओवर एब्जॉर्ब है, सभी ओवर एब्जॉर्ब है, रिकवर ज्यादा है ना। यस, जितना इनकार किए थे सब में रिकवर ज्यादा ही हो रहे, तो ओवर एब्जॉर्ब है, एक साथ लिख सकते थे। खैर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL, 200 ओवर है,
कैसे? 13,700 डेबिट था, 13,500, 200 क्रेडिट एक्स्ट्रा है ना, तो डेबिट कर दिए, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दिए। ओवर एब्जॉर्ब नहीं लिख रहे हैं, ओवर एब्जॉर्ब लिख देना। सी थर्ड सेलिंग, ये भी ओवर एब्जॉर्ब। कैसे? इनकार कितना था? 18,200 और रिकवर कितना? 2,300। कुछ एक्स्ट्रा रिकवर हो गया, 2,100 एक्स्ट्रा रिकवर हो गया। तो एंट्री फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल कितना? 2,100, 2,100 बिंग सेलिंग ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड। बस ये था क्वेश्चन। तो इसमें ना इस तरह क्वेश्चन देता है कि जर्नल एंट्री पास करो, तो जर्नल के लिए 3 क्वेश्चन इसमें दिए थे, लेकिन रिकॉन्सिलेशन नहीं दिए, तो रिकॉन्सिलेशन के साथ कुछ और जर्नल और एक लेजर ऐड कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आप दोनों कर लोगे तो 10 मार्क्स तो श्योर आराम से मिल जाएगा आपका। और उधर से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया था। इसके बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे, पहले रिकॉन्सिलेशन भी कंप्लीट कर ले, एक और क्लास इसमें देंगे, यहाँ तक आशा करते हैं एक और क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे। और फिर इसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, और प्रोसेस में लॉन्ग क्वेश्चन हमको लग रहा है आएगा, मतलब 15 मार्क्स में आएगा। ये सबसे 10 नंबर आ सकता है, 5 नंबर आ सकता है, एक 10 एक 5 दे दिया हो सकता है, लेकिन वहां से 15 मार्क्स आने का चांसेस है। ठीक है, ओके। तो आज यहीं पे रखते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट्स है तो आप लोग इन्फॉर्म करो, मैसेज करो व्हाट्सएप में, फिर आगे हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।